नमस्कार जी। माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो मेरा 14 साल का भाई समोसे बेचने लगा और जो पैसे लाता उससे मैं अपनी पढ़ाई करने लगी। तो चाचा चाची भाई से कहते कि तुम खुद पढ़ो, बहन को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई उनकी कोई बात ना सुनता। यूं मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और भाई मजदूरी करके मुझे पढ़ाने लगा और मैं स्कॉलरशिप पर सिंगापुर चली गई और वहां शादी कर ली और पैसा आने के बाद भाई को भूल गई। काफी साल बीत गए तो एक दिन मैं अपने डॉक्यूमेंट लेने इंडिया आई और जब घर आ गई तो यह देखकर दंग रह गई कि दीदी आपको फीस के लिए और कितने पैसे चाहिए होंगे। अजीत ने मुझसे सवाल किया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। इस पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ था। वह अभी दोपहर का खाना खाने के लिए आया था और मुझसे मेरी फीस का पूछ रहा था। कुछ पैसे और चाहिए, मैंने कहा। तो उसने सर हिलाया और कहने लगा, मैं परसों तक आपको कुछ पैसे करके दे दूंगा। मुझे अपने भाई पर बहुत प्यार आया था। बस एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए और मेरी कहीं जॉब लग जाए, फिर मैं अपने भाई को ऐसे थकने नहीं दूंगी। मैंने दिल में सोचा। मैंने अजीत को खाना दिया। वो खाना खाकर एक बार फिर से काम पर चला गया, मगर रास्ते में चाचा ने रोक लिया। अजीत बेटा, कहाँ जा रहे हो? दोपहर का समय था, कुछ देर आराम कर लेते। नहीं चाचा, इस समय स्कूल में छुट्टी होती है, बच्चों की काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है, मेरी अच्छाई अच्छी कमाई हो जाती है, इसी वजह से जा रहा हूँ। अभी दीदी की फीस में कुछ पैसे कम है, जो मुझे जैसे तैसे करके वह पैसे इकट्ठे करने हैं। अजीत ने कहा तो चाचा ने हूं में सर हिलाया। चाची दरवाजे के बीच खड़ी हुई, उन्हें देख रही थी। कहने लगी, अजीत बेटा खुद पढ़ाई करो, क्यों बहन की पढ़ाई पर पैसा लगा रहे हो? बेटियां तो वैसे भी पराये धन होती है, एक दिन विदा होकर चली जाती है। देख लेना कल को जब तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी तो तुम्हें पूछे भी नहीं, अपने घर बार में खो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि खुद पढ़ाई करो। जितनी मेहनत करते हो आराम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लोगे और सालों की चिंता ना करो। हम कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देंगे। सारे परिवार वाले मिलजुल कर यह जिम्मेदारी उठा लेंगे और हम सब की बेटी है। नहीं चाचा, मैं पढ़ूं या मेरी दीदी पढ़े, एक ही बात है। और मैं नहीं चाहता कि पापा के बाद उन्हें किसी चीज की कमी का एहसास हो। पापा ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाने का सपना देखा था और वह सपना मैं पूरा करूंगा, अजीत ने जवाब दिया और काम के लिए चला गया। जबकि चाचा ने अफसोस नजरों से उसकी तरफ देखा और घर की तरफ रवाना हो गए। हमारे हालात शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि माँ पापा की मृत्यु के बाद ऐसे हो गए थे। पापा सरकारी विभाग में मामूली से क्लर्क थे, मगर हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि माँ भी सिलाई किया करती थी। हम दोनों बहन भाई पढ़ रहे थे, दोनों ही पढ़ लिख कर जिंदगी में कोई अच्छा ओहदा हासिल करना चाहते थे, जिसमें हमें पापा और माँ का पूरा सपोर्ट था। मगर जब माँ पापा दोनों का देहांत हो गया तो हमारे हाथ खाली रह गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमें तो खाने के लाले तक पड़ गए थे। तब अजीत ने अपना स्कूल छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करने लगा। मैं भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर चुपचाप घर बैठ गई थी और कोशिश करने लगी कि कहीं से सिलाई का कोर्स वगैरह कर लूं और घर में माँ की तरह सिलाई करना शुरू कर दूं, ताकि घर का खर्च अच्छे से चल सके और अजीत के कंधों का बोझ कम हो। मगर अजीत कहने लगा,
दीदी आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और कॉलेज छोड़ते हुए ना जाने मेरे दिल को क्या हो रहा था। अजीत की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी और मैं बहुत खुश हो गई थी। अजीत कहने लगा, मैं समोसे और चाट वगैरह बेचा करूंगा। इससे जो भी पैसे इकट्ठे होंगे हम आधे घर के खर्च के लिए रखा करेंगे और आधे आपकी पढ़ाई के लिए। भले हमारे पास खर्च के पैसे खत्म हो जाए, लेकिन आपकी पढ़ाई वाले पैसों को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। इस तरह वह मेहनत मजदूरी करने लगा और मैं पढ़ाई करने लगी। मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी, इसलिए अच्छे नंबर लेकर पास होती गई और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, जहां पर मुझे स्कॉलरशिप मिली और अब मैं सिंगापुर जाकर पढ़ सकती थी, अपने सारे सपने पूरे कर सकती थी। माँ के कुछ गहने पड़े हुए थे, ऐसे कठिन समय में वह काम आए, और वह गहने बेचकर अजीत ने मुझे बाहर भेजने का फैसला कर लिया। उस समय वह 19 साल का था, लेकिन इस कदर गंभीर हो गया था कि 29-30 साल का लगता था। उसे हर टाइम यही चिंता सताती रहती थी कि किस किस चीज में उससे बचत की जा सकती है और इस खर्च को मेरी पढ़ाई के लिए रखा जा सकता है। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था और कभी कभी अपने हालात को सोचकर दुख भी होता था। काश मैं अपने भाई की कुछ मदद कर सकती, लेकिन अब बस थोड़ा ही समय रह गया था। जैसे ही मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाती, मैं अपने भाई के कंधों से सारा बोझ उतार देती। फिलहाल रोते धोते मैंने इंडिया छोड़ दिया और सिंगापुर चली आई। यहाँ आकर मैंने खूब मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने नौकरी की तलाश जारी रखी। पहले भी मैं कई जगहों पर जॉब ढूंढती रही, लेकिन सिवाय झाड़ू बर्तन के मुझे कोई और नौकरी ही नहीं मिल सकी थी और इससे मेरा खर्च मुश्किल से निकलता था। कई कई दिन तो मुझे भूखा रहना पड़ता था। फिर एक दिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे नौकरी मिल गई। जैसे ही नौकरी मिली, मेरी जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो गई। मेरी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी थी। मैं अपना खर्च आराम से चलाने के साथ साथ बचत भी कर सकती थी। मेरे कॉलेज के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया, जो मेरे साथ वेटर की जॉब करता था और अक्सर मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करता था। उसने मुझे प्रपोज किया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शादी से पहले हम चाहते थे कि हम दोनों अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएं। उसने भी मेरे साथ ही नौकरी की तलाश शुरू की थी, जो मुझसे 1.5 महीने बाद ही खत्म हुई। उसकी नौकरी मुझसे भी अच्छी लगी, इसलिए मैं हमने एक फ्लैट किराए पर लिया और शादी के बाद वही जिंदगी बिताने लगे। मैं नई खुशियों में इतनी व्यस्त हो गई कि अजीत का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे याद भी नहीं रहा कि इंडिया में मेरा एक छोटा सा भाई है, जिसने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया था और 14 साल की उम्र से चाट समोसे बेचने शुरू कर दिए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी। उसने मेरी खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वह मुझसे भी ज्यादा समझदार था और उसे मुझसे भी ज्यादा पढ़ने का शौक था। मैं सब कुछ भूल गई और स्वार्थी होकर सिर्फ अपने और अपने पति अनिल के बारे में सोचने लगी। मैं और अनिल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। समय बीतता गया और अनिल की जॉब अच्छी होने लगी। उसे प्रमोशन मिलने लगे। एक दिन अनिल ने
कहा कि अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ। मैं खुश हुई, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जॉब करती रही। अनिल अपने बहन भाइयों से फोन पर घंटों बातें किया करता और उनके लिए गिफ्ट भेजता और उनकी फरमाइशें पूरी करता। अनिल की तरफ देखकर भी कभी दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं अजीत से बात करूं या उसकी फरमाइशों के बारे में पूछूं। चाचा चाची भी अजीत को समझाते थे कि मुझे पढ़ाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मगर उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा था। और मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि कभी अजीत के बारे में नहीं सोचा। समय बीतता गया और मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। अनिल बहुत खुश था, मुझसे कहने लगा कि सालू अब तुम जॉब छोड़ दो और सिर्फ हमारे बेटे का घर में ख्याल रखो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन मैंने जॉब भी फिर भी नहीं छोड़ी थी। बेटे आर्य की देखभाल के लिए मैंने नीता रख ली थी। अब कई साल सिंगापुर में बीत चुके थे और मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था। अनिल कई बार इंडिया गया और मुझे भी चलने को कहता, लेकिन सिंगापुर और उसकी चमक दमक छोड़ने का दिल ही नहीं करता था। इंडिया के हालात का सोचते ही दिल घुटन का शिकार होता था, क्योंकि वहां मैंने कई साल गरीबी देखी थी। इसलिए हर बार साफ इनकार कर देती कि अगर तुम्हें इंडिया जाना है तो अकेले चले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अनिल हैरान होता और पूछता कि क्या तुम्हारे घर वाले नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई या कोई और रिश्तेदार जिनसे तुम्हें मिलने को दिल करता हो, जिनकी तुम्हें याद आती हो। मैं नहीं में सिर हिला देती और कहती कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसी के खातिर सिंगापुर नहीं छोड़ूंगी। वहां का माहौल मेरे बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अनिल मेरी बात पर हंस कर कहता कि पहली बार मैंने ऐसी माँ देखी है जो अपने बच्चे के लिए अपना घर बार तक ना छोड़े, अपने सारे रिश्तों को भूल जाए। अगर हम आर्य को बाहर ना का नजारा नहीं दिखाएंगे तो वह सिर्फ घर में ही बंद रह जाएगा। इसे बाहर निकलने दो ताकि वह दुनिया को देख सके। मगर मैं उल्टा अनिल से लड़ने लगती कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और तुम इसे दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की बात कर रहे हो। हम दोनों ही इसे संभाल लेंगे। अनिल चुप हो जाता और अकेला इंडिया चला जाता, क्योंकि थोड़े समय बाद ही वह अपने रिश्तेदारों घर वालों को याद करके उदास हो जाया करता था। कई सालों बाद मुझे अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी। मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे और मेरे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। मुझे वह डॉक्यूमेंट्स मेरे घर से ही मिल सकते थे और कितने सालों से मैंने अजीत और चाचा चाची से कोई संपर्क नहीं किया था, तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था और उनसे संपर्क संपर्क करने का कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए मजबूरन मैं इंडिया चली आई और घर की तरफ रवाना हो गई। अनिल ने कोशिश की थी मेरे साथ आने की, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वह 3 महीने पहले ही इंडिया में चक्कर लगाकर गया था और लगभग 30 दिन की छुट्टी लेकर आया था। गली में दाखिल होते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि हर चीज बदल चुकी थी। छोटे छोटे कच्चे कच्चे मकान अब बड़ी और पक्की दुकानों में बदल चुके थे। घर बड़े और पक्के हो चुके थे। पुराने लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे और कोई पहचाना सा चेहरा भी नहीं मिला। मैं अपनी बड़ी गाड़ी में बैठे इधर उधर के माहौल को देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी।
जैसे ही गाड़ी घर की गली में गई, वह पल याद आ गए जो माँ-बाप के साथ गुज़रे थे। कुछ खुशी के थे और कुछ दुःख के। मेरी आँखें भीग गई। पुराने मोहल्ले में वापस आकर मैं फिर से पुरानी सालू बन गई थी। सिंगापुर में रहते हुए जो व्यक्ति तो मैंने बना रखा था, वह कुछ पलों के लिए गायब हो गया था। अब मैं सिंगापुर की मैम नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले की सालू थी। मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। मैंने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की कि मेरा घर कैसा था, लेकिन पूरी तरह नक्शा मेरे दिमाग में ना आ सका। हाँ, मगर इतना याद था कि कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारें थी और वह आंगन जहाँ पर फूल-पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर अब मार्बल लगा हुआ था। मैं घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई, तो आगे नज़र पड़ी तो मेरी आत्मा जैसे हिल गई। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं आया था। ऐसा लगा था जैसे आसमान टूटकर मेरे सर पर गिर पड़ा हो। कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे कचोटा करती थी कि मैंने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। उसने अपना बचपन मेरे लिए कुर्बान किया था और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बर्बाद किए थे। वह दिन जब उसे आगे बढ़ना था और अपने लिए कुछ करना था, वह सब उसने मेरे लिए मेहनत करते हुए गुज़ार दिए। लेकिन मैंने कभी भी इन विचारों को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन आज जब अपने पापा के घर में आई, तो जैसे हर दीवार मुझे शीशा दिखा रही थी। मैं तड़प कर रह गई और कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखी। पुरानी यादों की गूंज मेरे दिमाग में ऐसी गूंज रही थी, जैसे खाली बर्तन में पत्थर डालकर उसे हिलाया जाए और उससे गूंज पैदा हो। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी टांगों पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। सामने एक नन्हा सा बच्चा था, जो मेरी टांगों से चिमट कर खड़ा हुआ था। अब वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और अचानक कहने लगा, बुआ आप आ गई। वाओ पापा पापा देखिए, आप हमेशा कहते थे ना बुआ एक दिन जरूर आएगी। और बुआ आ गई। वो अंदर की तरफ भाग गया। जब मैं धीरे धीरे कदम उठाते अंदर गई, अंदर तो बाहर से भी ज्यादा आसियान और शौकत टपक रही थी। हर चीज कीमती थी और चारों तरफ से घर के लोगों की दौलत दिख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो एक नौजवान और स्मार्ट आदमी को सोफे पर बैठे हुए देखा। वह भी मेरी तरफ देख रहा था और उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ हिले और मुझे पहचानने में एक पल भी नहीं लगाई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई अजीत था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अजीत के गले लग गई। मैं जोर जोर से रो रही थी और बार बार अजीत से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो अजीत, मुझे माफ कर दो। मैंने लौटने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें भूल गई। मैं अपने भाई को भूल गई। मैं कितनी स्वार्थी बहन हूँ। काश अपनी खुशियों में खोने से पहले मैंने एक बार तुम्हारे बारे में सोचा होता, तुम्हारे बलिदानों के बारे में सोचा होता कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो अजीत। मैं बार बार रो रही थी और एक ही बात कह रही थी। अजीत ने मेरे सर पर थपकी दी और कहने लगा, दीदी परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट भी हूँ। हाँ, मगर आपका बात ना करना मेरा दिल दुखा गया। मैं कितना समय आपके लिए परेशान रहा। फिर अपने एक दोस्त के भाई से आपके बारे में पता करवाया। वह भी सिंगापुर में था और इत्तेफाक से आपके घर से 2-3 गलियां दूर रहता था। उसने आपको ढूंढा और आपके बारे में सारी मालूमात मुझे दी। तब मुझे पता चला कि आपने शादी कर ली है और आप अपने पति के साथ खुश है।
पहले मैं आपके लिए परेशान होता था कि कहीं मेरी बहन के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं उसे कुछ ना हो ना जाए। ना जाने ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं करती। मगर जब मैंने सुना कि आप सेटल हो चुकी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और शादी भी कर ली है, तब मैंने आपका पीछा छोड़ दिया। हमेशा आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना की और अपनी जिंदगी में अपने लिए रास्ते बनाने लगा। चाचा की बातों का मुझे देर से सही मगर एहसास हो गया था कि वह ठीक कहते हैं। मुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए था, मगर आपके बारे में सोचकर भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। आप मेरी बहन थी, आपका मुझ पर कर्तव्य था और मैंने वह कर्तव्य निभा दिया। अजीत, मैं एक बार फिर से रो पड़ी थी और उसका नाम लिया। अजीत ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बैठ जाइए। फिर नौकरानी को मेरे लिए ठंडा पानी लाने को कहा। नौकरानी फौरन ठंडा पानी ले आई। इतने में कमरे से सुंदर सी लड़की बाहर आई। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो अजीत कहने लगा, यह मेरी पत्नी शिल्पा है, हमारे पापा के दोस्त अभिजीत अंकल की बेटी। अंकल ने शिल्पा की शादी मेरे साथ उस समय की जब मैं कुछ भी नहीं था, मगर शिल्पा के आने से मेरे भाग्य खुल गए। शिल्पा बहुत अच्छी और धैर्य वाली औरत है, जिसने मुझे जीना सिखा दिया। इसने मेरे साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। मेरे चाट और समोसे सौ का कारोबार जो मैं ठेले पर करता था, एक छोटी सी दुकान में बदल गया। फिर देखते ही देखते मैं तीन बड़ी दुकानों का मालिक बन गया। हमारी दुकानों में सिर्फ चाट और समोसे ही बेचे जाते हैं। वह इतने मशहूर है कि हमने कभी कोई और खाना बनाने का सोचा ही नहीं। शिल्पा के मेरी जिंदगी में आने की यह वजह है कि आज मैं सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि भगवान ने मुझे औलाद भी दी है। अजीत के अच्छे हालात के बारे में सुनकर जहां मुझे खुशी हुई, वहां बेपनाह शर्मिंदगी ने भी घेर लिया। काश मैंने अपने भाई की खबर रखी होती। हर इंसान को भगवान उसके नसीब के मुताबिक देता है। ना जाने मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरे हिस्से का मुझे अपने भाई को देना पड़ेगा। हालांकि भाई ने भी तो मुझे अपनी कमाई दी थी, लेकिन जब मुझे इससे कुछ देना था तो मेरा दिल छोटा पड़ गया। अपने भाई से मोहब्बत के मामले में मैं बहुत छोटे दिल की साबित हुई। थोड़ी देर बाद वह बच्चा जो बाहर बुआ कह कर मेरी टांगों से चिमटा था, दोबारा आकर मुझसे लिपट गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ? तब वह बच्चा कहने लगा, पापा हमेशा आपका जिक्र करते हैं, कहते हैं आपकी बुआ बहुत प्यारी है और मैं आप पर गया हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि आप ही मेरी बुआ है और मैं फौरन आपसे लिपट गया। देखे ना मैं कितना होशियार हूँ, आपको देखते ही पहचान गया कि आप मेरी बुआ है। वो मासूमियत से आंखें झपकते हुए बोल रहा था और मुझे उसमें अजीत का बचपन दिखाई दे रहा था। मैंने एकदम ही उसके माथे पर होठ रख दिए और एक बार फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ दिन वहीं इंडिया में बिताए, अजीत के पास रही, उसके साथ बहुत सी बातें की और बार बार उससे माफी मांगती रही। अजीत ने मेरा दिल बड़ा किया और यह कहा कि मैंने कभी आपके लिए अपने दिल में कोई शिकवा नहीं रखा। मैंने जब भी आप पर खर्च किया तो कभी यह नहीं सोचा कि आप मुझे इसका बदला देंगी। मेरे नसीब का भगवान ने मुझे दिया और वही मेरे लिए काफी है। हाँ, आपका संपर्क ना करना मुझे तकलीफ जरूर दे गया था, लेकिन अब आप यहाँ आकर वह तकलीफ भी दूर कर
चुकी है। कुछ दिन मैंने वहां गुजारने के बाद अपने पेपर्स लिए और थोड़े दिन बाद अपने ससुराल में रहकर वापस सिंगापुर चली आई। मगर अब यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। अजीत के साथ खून की वह कशिश जो पहले कहीं खो गई थी, एक बार फिर से जिंदा हो गई है। अब मेरा दिल हर समय चाहता है कि मैं इंडिया चली जाऊं और अपने भाई के साथ और समय बिताऊं, मगर अब बीता हुआ समय लौट कर नहीं आ सकता। वो सिंगापुर जिसके लिए मैंने सब कुछ भुला दिया था, आज वही मुझे काट खाने को दौड़ता है। और शायद यही मेरी सजा है। स्वार्थी इंसानों के लिए भगवान दुनिया को कभी स्वर्ग नहीं बनाता, इसलिए शायद मेरी यह दुनिया भी स्वर्ग नहीं रही। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।